स्वागत है आप सभी का 7 डेज फिजिक्स चैलेंज में, जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, मैंने पहली क्लास में आपको बेसिक से स्टार्ट किया था, मात्रक ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई थी। आज उसी की अगली कड़ी में आज हमारा सेकेंड डे है और मैं आज आपको कुछ और बढ़िया चीज़ें पढ़ाने जा रहा हूँ। ये 7 दिन का टारगेट है दोस्तों। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है, जा करके आप डे 1 का लेक्चर देख सकते हैं। आई होप आपको उसमें काफ़ी सारी नई चीज़ें और काफ़ी अच्छी चीज़ें जो आपके एग्जाम में ही सिर्फ आती है वही आपको देखने को मिली होंगी। आइए बिना समय बर्बाद किए मैं आज आपका सेकेंड डे का जो है लेक्चर स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, कल मैंने आपको ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ाया था, गुरुत्वाकर्षण के बारे में, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। अब ये स्मॉल जी से संबंधित एक दो प्रश्न आपसे हमेशा रेलवे पूछता है, ठीक है, कि स्मॉल जी का मान सर्वाधिक कहां होता है, सर्वाधिक या महत्तम, अधिकतम या महत्तम सेम चीज है, ठीक है, या न्यूनतम या कम कहां होता है। ये दो चीजें रेलवे हमेशा पूछता है। ये फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है कि स्मॉल जी का जो मान है, जो गुरुत्वीय त्वरण है, स्मॉल जी क्या है दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण है। और ये गुरुत्वीय त्वरण क्या है आपका, इसका वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके लिए क्या अनिवार्य है कि दो पिंडों में एक पिंड का हमारा धरती होना आवश्यक है, पृथ्वी होना आवश्यक है। अब पूछता है स्मॉल जी का मान जो है वो अधिकतम कहां होता है, महत्तम कहां होता है। महत्तम बोलेगा तो आपको ध्रुवों पर अधिकतम होता है स्मॉल जी का मान, ठीक है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, जबकि विषुवत रेखा या विषुवत रेखा पर क्या होता है, न्यूनतम होता है, ठीक है। ये दो चीज आपको याद रखनी है। महत्तम बोलेगा तो आपको ध्रुवों पर, न्यूनतम बोलेगा तो विषुवत रेखा पर, ठीक। अच्छा, इसके बाद दोस्तों मेरा जो अगला टॉपिक है वो है उत्तोलक। ये दो क्वेश्चन काफी पूछता है रेलवे, इसलिए मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। उत्तोलक से कभी कभार आपसे एक प्रश्न पूछ लेता है कि आपको 4 एग्जांपल दे देगा, बोलेगा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन सा है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कौन सा है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कौन है। देखिए दोस्तों, उत्तोलक को मैं पूरा नहीं पढ़ा रहा हूं यहां पे आपको। उत्तोलक का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। उत्तोलक में 3 चीजें होती हैं, एफ एल ई। एफ मतलब होता है आपका फलक्रम, आलंब, एल मतलब होता है लोड, भार, और ई मतलब होता है एफर्ट। एफर्ट मतलब होता है प्रयास। फलक्रम, ठीक है, लोड और एफर्ट। अब देखिए इसमें होता क्या है, मैंने एफ क्यों लिखा है, एल क्यों लिखा है। अगर किसी भी तीनों में से जब एफ बीच में रहेगा तो आपका वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, अगर एल बीच में रहेगा तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, और ई बीच में रहा, ठीक है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना कोई भी चीज को, जैसे कैंची है सपोज करिए, ठीक है, कैंची आपकी कैसी होती है, ठीक है, तो कैंची में क्या है आपका जो फलक्रम होता है, जहां से बीच से कनेक्ट होता है वो बीच में होता है, एफ बीच में होता है, ठीक है। और आपका तो इसमें क्या क्या एग्जांपल हो जाएगा, प्रथम श्रेणी में कैंची, पिलास, सिंडासी, कील उखाड़ने की मशीन, हैंड पंप, सीसॉ झूला। सीसॉ झूला दोस्तों हम अक्सर बचपन में हमने देखा होगा कि दो लड़के आपस में अलग अलग सामने बैठ करके एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, ठीक है, ऐसा वो क्या है आपका सीसॉ झूला है, हैंड पंप है। ये आपके प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। सिर्फ आपको उदाहरण याद रखना है। द्वितीय श्रेणी के उदाहरण की बात करता हूं, तराजू, कब्जा, सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए वाली गाड़ी, ठीक है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की बात करता हूं तो किसान का हल, बंसी, मनुष्य का हाथ और चिमटा। इतनी बातें बस आप याद रख लीजिए, आपका काम यहां से बन जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, कार्य, ठीक है, शक्ति और आपका ऊर्जा, ये 3 काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यहां से न्यूमेरिकल भी बनते हैं आपके, तो यहां पे मैं भी आपको न्यूमेरिकल नहीं बता रहा हूं, बट मैं आपको फॉर्मूला क्लियर कर दे रहा हूं क्या होता है। देखिए, कार्य आपसे कभी भी यहां पे थ्योरेटिकल बात नहीं करता है, आपसे पूछता है कि कोई आपको 10 न्यूटन का आपको बल दे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है और उसके बोलता है यदि विस्थापन जो है वो 5 मीटर है तो कुल कार्य कितना होगा। तो आपको क्या लगा देना है, फॉर्मूला लगा देना है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। चूंकि थीटा हमेशा यहां पे हमको क्या लेना है, 0 लेना है। क्योंकि अगर 90 डिग्री लेंगे तो लंबवत होगा, और कॉस 90 कितना होता है, साइन 90 0, कॉस 90 आपका 1 होता, साइन 90 0, कॉस 90 1 होता है, ठीक है। तो यहां पे थीटा का रोल आपका इस प्रकार से है, आपको समझना है। जैसे कि कब हम अगर कोई चीज को अगर काम करेंगे और कब वो चीज 0 हो सकती है। जैसे अगर ये जो फॉर्मूला है आपका W इक्वल टू एफ इंटू एस, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो आपका कार्य 0 हो जाएगा। अगर आपका बल 0 है, बल कुछ नहीं लग रहा है, 0 न्यूटन का बल लग रहा है, तो भी आपका जो बल है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार आपको ये फॉर्मूला याद रखना, यहां से आपको काफी सारे क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। क्या है, F इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। आगे बात करते हैं दोस्तों ऊर्जा के बारे में, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। यहां से आपसे कैसा प्रश्न पूछता है, गतिज ऊर्जा से प्रश्न पूछता है आपसे कि आपको बोलता है कि
अगर गतिज ऊर्जा है उसको गतिज ऊर्जा में अगर जो वेग है आपका उसको दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पे क्या असर पड़ेगा? 4 गुना हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, 6 गुना हो जाएगी। आप इस फॉर्मूले पे रखिए, इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। मैं 2 या 3 लास्ट के 1 या 2 क्लास में आपको न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं। उस न्यूमेरिकल में मैं आपको बताऊंगा सिंपल जो रेलवे हमेशा पूछता है इस बेसिस पे, उसको मैं आपको कवर करा दूंगा। आगे बढ़ते हैं, गतिज ऊर्जा के बाद स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों mgh। देखिए m का मतलब होता है मास, मास मतलब द्रव्यमान, ठीक है। g की बात करेंगे तो स्मॉल g की वैल्यू हुई होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h मतलब होता है हाइट, हाइट मतलब ऊंचाई, ठीक। तो ये होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है। यहां से ही आपका कई बार न्यूमेरिकल बनता है कि आपको हाइट दिया रहेगा, मास दिया रहेगा, पूछेगा इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी या क्या होगी, ठीक। इसके बाद बात करते हैं शक्ति की। शक्ति का जो मात्रक होता है, रेलवे कई बार पूछ चुका है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक होता है दोस्तों वाट, ठीक है। और 1 हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट, ठीक। इसके बाद मेरा अगला टॉपिक है दोस्तों पलायन वेग। पलायन वेग क्या होता है देखिएगा, पलायन वेग ऐसा वेग है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को धरती से फेंकें और वापस धरती पर ना आए, मतलब धरती के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करके बाहर निकल जाए। जैसे हमारे सैटेलाइट, एक बार हमारे सैटेलाइट जो है वो धरती पे क्यों नहीं गिरते हैं? क्यों? क्योंकि धरती के गुरुत्वीय क्षेत्र को क्या करते हैं, वो पार कर जाते हैं। और पार करने के लिए जो आवश्यक पलायन वेग होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पलायन वेग कैसा वेग होता है दोस्तों? ऐसा वेग जब धरती से किसी भी पिंड या किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए और दोबारा धरती पर न गिरे, उस वेग को कहा जाता है पलायन वेग। अगला है हमारा दाब। दाब क्या है दोस्तों? किसी भी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो होता है वो क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। तो बल बटे क्षेत्रफल, इसका जो फॉर्म बनता है वो बनता है दोस्तों बल बटा क्षेत्रफल। दाब क्या है? दाब को मैं सिंपली बोल सकता हूं बल बटा क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से दाब का जो एसआई मात्रक बनता है वो बनता है दोस्तों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या दाब का एक और मात्रक होता है पास्कल, ठीक है, पीए पास्कल। उसी प्रकार वायुमंडलीय दाब की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो वायुमंडलीय दाब को हम लोग बैरोमीटर से मापते हैं। वायुमंडलीय दाब को हम लोग बैरोमीटर से मापते हैं। और बैरोमीटर की खोज की थी ई टॉरिसैली ने। किसने की थी बैरोमीटर की खोज? ई टॉरिसैली, ठीक है। बैरोमीटर की खोज किसने की थी? ई टॉरिसैली ने की थी। अब देखिए यहां पे बैरोमीटर, जो वायुमंडलीय दाब है वो बैरोमीटर से मापा जाता है, ठीक। अच्छा, इसके बाद आपसे कुछ प्रश्न पूछता है कि अगर बैरोमीटर में कुछ पाठ्यांक दर्शाया जाता है कि अगर बैरोमीटर की जो रीडिंग होती है वो एकाएक नीचे गिर जाए तो क्या होगा, एकाएक ऊपर चढ़ जाए तो क्या होगा, धीरे धीरे नीचे गिरे तो क्या होगा। देखिए अगर बैरोमीटर की रीडिंग अचानक से नीचे गिर जाएगी दोस्तों तो आंधी तूफान आएगा, ठीक है। धीरे धीरे नीचे गिरेगी तो बारिश होगा। और अगर बैरोमीटर की रीडिंग धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगी मतलब आपका मौसम जो है वो साफ रहेगा। 3 चीजें क्या क्या? अगर बैरोमीटर की रीडिंग जो है वो अचानक नीचे गिर जाएगी तो क्या होगा? आंधी तूफान आएगा। धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो बारिश होगा, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो मौसम साफ रहेगा। 3 क्वेश्चन से आपको रेलवे हमेशा कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। यह हो गया दोस्तों आपका बैरोमीटर और वायुमंडलीय दाब की हम बात कर लिए। यहां से एक प्रश्न पूछता है कि जो पर्वतारोही होते हैं, ठीक है, जब वो पर्वत पे चढ़ते हैं तो उनके नाक से खून बहने लगता है, ठीक है। उनके नाक से क्या होता है? खून बहने लगता है। कारण क्या होता है? वायुमंडलीय दाब का क्या होना? कम हो जाना। देखिए क्या होता है, अभी यहां पे वायुमंडलीय दाब क्या है? अधिक है। तो यहां क्या होता है? दाब जो है वो बाहर से अंदर की ओर काम करता है, मतलब हमारे शरीर के अंदर की ओर काम कर रहा है। जब हम पर्वत पे चढ़ते हैं तो वहां पे नाक से खून क्यों निकलता है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर का जो दाब है वो बाहरी दाब से अधिक हो जाता है, और बाहर का जो वायुमंडलीय दाब है वो क्या होता है? कम हो जाता है। इसी कारण क्या होता है, हवाई जहाज में कई बार जब सफर करते हैं तो वहां पे मास्क लगाने की सलाह दी जाती है ऑक्सीजन लेवल घटने के कारण, ठीक है। तो ये सारी बातें होती हैं आपकी वायुमंडलीय दाब से संबंधित। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दाब से संबंधित क्या था आपका? पास्कल। पास्कल से आपको रेलवे प्रश्न पूछता है कि जो आपका हाइड्रोलिक ब्रेक है, हाइड्रोलिक प्रेस है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, 3 चीजें याद रखनी है, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट।
कल मैंने आपको बताया था लिफ्ट की खोज की थी एलिसा ओटिस ने। लिफ्ट में अगर ऊपर जाता है तो भार बढ़ा हुआ महसूस होता है, लिफ्ट अगर नीचे आता है तो भार घटा हुआ महसूस होता है। एक समान वेग से अगर लिफ्ट ऊपर नीचे करता है तो क्या होता है, भार में कोई परिवर्तन महसूस नहीं होता है। उसके बाद करते हैं पास्कल के नियम पर आधारित यंत्र कौन कौन से दोस्तों, तो आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक ब्रेक है, हाइड्रोलिक प्रेस है। क्लियर हुआ यहां तक बात। तो ये मैं आपको सिर्फ रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है, आपने सब एक बार पढ़ रखा है, आप सिर्फ मैं आपको उन पॉइंट्स को आपको एक बार दिमाग में ला रहा हूं जो आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। हर बार ये सारे पॉइंट्स आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलते हैं, सारे एग्जाम्स में। रेलवे का तो फेवरेट क्वेश्चन है सारे के सारे, बल दाब, वायुमंडल दाब, उत्तोलक, जी का मान, ग्रेविटेशन, कार्य, ठीक है, ऊर्जा, ये सबसे रेलवे बहुत सवाल पूछता है। आगे बढ़ते हैं, प्लवन की बात करते हैं दोस्तों। प्लवन क्या होता है, बायंसी क्या होती है, बायंट फोर्स क्या होता है। देखिए आप और हम हमेशा हम लोग नोटिस किए होंगे, हम जब बाल्टी को या किसी भी छोटे मोटे मग या डब्बे को पानी के अंदर डालते हैं ना, तो पानी के अंदर जाने तक बहुत भारी महसूस होता है। ये जब उसमें से पानी भर के निकालते हैं, जब पानी की सतह से बाहर आता है तो बड़ा भारी लगता है वो, लेकिन जब तक पानी के अंदर रहता है तब तक वो भारी नहीं होता है। इसका कारण क्या है, इसी का कारण समझाया गया है आपको प्लवन में, कि भार में जो आभासी कमी होती है वो वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इतना मत याद रखिए, ये भी आपसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछता है कि आपका प्लवन का सिद्धांत या इसका प्रतिपादन किसने किया, तो आर्किमिडीज ने किया था। आर्किमिडीज एक वैज्ञानिक थे, बचपन में टब में बैठ के नहा रहे थे, जैसे टब में बैठे अंदर का पानी पूरा बाहर चला गया, पूरे शहर में वो दौड़ गए, यूरेका यूरेका यूरेका। एक वर्ड उन्होंने यूज किया था, यूरेका। क्या वर्ड यूज किया था, यूरेका। यूरेका का मतलब होता है आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई गॉट इट। मैंने इसे खोज लिया, मैंने इसे खोज लिया, मैंने इसे खोज लिया। और इसका जो सिद्धांत है उन्होंने ही दिया था। प्लवन का सिद्धांत किसने दिया था, तो आर्किमिडीज ने दिया था। भार में आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह था उनका प्लवन का कॉन्सेप्ट। उसके बाद दोस्तों द्रव से संबंधित दो चीजें आती हैं, एक होता है घनत्व, एक होता है आपेक्षिक घनत्व। कई बार यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछता है, आइए मैं आपको सारे को एक बार क्लियर कर देता हूं, बस सुन लीजिए आप अच्छे से। देखिए घनत्व मतलब होता है डेंसिटी, और डेंसिटी क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। द्रव्यमान मतलब आपका होता है मास, मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान को हम लोग केजी में मापते हैं, आयतन को हम लोग मीटर क्यूब में मापते हैं। इस प्रकार घनत्व का जो मात्रक बनता है वो क्या बनता है, केजी पर मीटर क्यूब। उसी प्रकार से आपेक्षित घनत्व दोस्तों याद रखिएगा, इसमें कोई मात्रक नहीं होता है। कई बार परीक्षा में रेलवे पूछ चुका है कि आपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो आपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, यह मात्रकहीन राशि है। आपेक्षित घनत्व मात्रकहीन राशि है, जबकि आपेक्षित घनत्व का डेफिनेशन क्या होता है, वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। यहां से आपसे प्रश्न पूछता है कई बार कि पानी का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है, तो आपको आंसर याद रखना है 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी सबसे ज्यादा घना होता है, ठीक है दोस्तों। जबकि आपेक्षित घनत्व को हम हाइड्रोमीटर से मापते हैं। आपेक्षित घनत्व को हम हाइड्रोमीटर से मापते हैं। हाइड्रोमीटर होता है दोस्तों, एक हाइड्रोमीटर और एक होता है हाइग्रोमीटर, ठीक है, हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर क्या होता है दोस्तों, तो हाइग्रोमीटर मतलब आप आर्द्रता मापने के लिए, ठीक है, ह्यूमिडिटी को मापने के लिए हाइग्रोमीटर, ठीक है। और जबकि आपको अगर अपेक्षित घनत्व को मापना है, घनत्व को मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार दूध की शुद्धता को मापने के लिए हम लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। दूध की शुद्धता को मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। एक प्रश्न आता है दोस्तों कि जैसे एक कांच के गिलास में पानी भरा हुआ है, उसमें बर्फ की 2 ठो अगर हम पीस डाल देंगे तो क्या होगा, पानी बह जाएगा, पानी का स्तर बढ़ जाएगा, पानी का स्तर घट जाएगा, या पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या जो पानी है वो गाढ़ा हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। लोग अंधाधुंध कुछ भी आंसर लगाते हैं। तो याद रखिएगा, पानी भरा हुआ है, उसमें बर्फ के टुकड़े डालने से पानी की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो यथावत रहेगा। कई बार रेलवे क्वेश्चन को पूछ चुका है, पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पूछता है आपसे कई बार कि जब बर्फ का टुकड़ा डालते हैं तो उसका कितना % भाग अंदर रहता है पानी के और कितना % भाग पानी के ऊपर रहता है। तो याद रखिएगा 90% भाग पानी में डूबा रहता है, सिर्फ 10% भाग पानी के ऊपर रहता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। यहां तक मैंने आपको कोशिश किया दोस्तों, प्लवन, ग्रेविटेशन, ये सारी चीजों को यहां साथ में लेकर के मैंने आपको बताने की कोशिश की है। फिर से देखिएगा, हाइड्रोमीटर अपेक्षित घनत्व, ग्रो मतलब आर्द्रता, ठीक है, हाइग्रोमीटर मतलब आर्द्रता,
और लैक्टोमीटर से हम क्या मापते हैं दोस्तों, दूध की शुद्धता मापते हैं। हालांकि मैं ये जो मापने वाले यंत्र है इसको मैं एक साथ अलग से करा दूंगा खोज, और ये आपके लास्ट वीडियो में आपको मैं कराने वाला हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है जिसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पर डे मिलते रहे। ये मेरा 7 डेज का चैलेंज है दोस्तों भैया, और आज ये सेकेंड डे है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी ईमानदारी के साथ कि मैं 7 दिन तक आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करूं। मैं बाकी टीचर से अच्छा नहीं पढ़ा सकता हूं, फिर बोलूंगा। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कराने के पर्पज से कर रहा हूं, मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। मैं सिर्फ चाहता हूं कि जितने भी ग्रुप डी के फ्रेंड्स हैं मेरे, वो रिवाइज कर लें यहाँ पे, ठीक है। इसी टाइम जब फिजिक्स कंप्लीट होगा तो एक टारगेट हम बांध करके फिर केमिस्ट्री रिवाइज करेंगे कि स्पीड में, ठीक है। मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूं, वही चीजें हैं जो ये आपने भी देखा होगा सारे स्टेट में कि कहीं ना कहीं इन सबसे क्वेश्चन आपको 101% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर से बोलता हूं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिए मत कीजिए लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में, तब तक चैनल के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।